वेदांत निशाच की पीठ के पीछे जो पंख लगे हुए थे उसे देखते हुए कहता है, ना रहेंगे पंख और ना रहेगा पिशाच। इतना कहकर वेदांत निशाच के पंखों को देखते हुए हंसने लग जाता है। देखते ही देखते वेदांत की हंसी गुस्से में बदल जाती है। वेदांत फुर्ती के साथ अपनी कदम आगे बढ़ाता है और निशाच को धक्का दे देता है। निशाच पेट के बल फर्श पर गिर जाता है। निशाच के पंख दोनों तरफ फर्श पर फैल जाते हैं। वेदांत तुरंत निशाच के पीछे जाता है और निशाच के राइट वाले पंख पर जाकर खड़ा हो जाता है। वेदांत निशाच के पंख को अपने तलवों से बेरहमी के साथ मसलने लग जाता है। निशाच दर्द से तड़पना शुरू कर देता है। वेदांत गुस्से के साथ कहता है, यही पंख है ना जिसमें पिशाच अपने आप को छुपा लेता है, पर ये पिशाच कभी अपने आप को नहीं छुपा पाएगा। निशाच अपने आप को वेदांत से छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर छुड़ा नहीं पा रहा था। निशाच पूरी तरह वेदांत के काबू में आ गया था और उसके पैरों की ताकत तले दब गया था। निशाच के पंखों की पीठ के साइड से खून निकलने लग गया था। निशाच का राइट पंख टूटने लग गया था। निशाच दर्द से कराहते हुए बोल पड़ता है, छोड़ मुझे, छोड़। वेदांत निशाच की एक नहीं सुनता, उसके पंखों को कुचलते रहता है। वेदांत निशाच के पंखों को अपने पैरों से कुचल ही रहा था कि तभी एक सुनहरी बिल्ली आती है और वेदांत की पीठ पर चढ़कर नीचे उतरते हुए अपने पैने नुकीले पंजों के नाखून से उसकी पीठ को खरोच डालती है। वेदांत दर्द से तिलमिला उठता है। निशाच भी मौके का फायदा उठाते हुए उसी वक्त हिम्मत करके उठकर खड़ा हो जाता है। वेदांत उस सुनहरी बिल्ली को गुस्से से घूरते हुए कहता है, तो पिशाच की मदद करने डायन भी आ ही गई। देखते ही देखते वहाँ पर कई सारी बिल्लियां आने लग जाती हैं। सिर्फ बिल्लियां ही नहीं, वहाँ पर कई सारे चमगादड़ भी आ जाते हैं। बिल्लियां और चमगादड़ वेदांत को चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो बिल्लियां भी डायन के रूप में बदल जाती हैं और चमगादड़ भी पिशाच में बदल जाते हैं। निशाच वेदांत की तरफ देखते हुए गुस्से के साथ बोल पड़ता है, बहुत हुआ भक्षानिर, अब तो नहीं बचने वाला। इतना कहकर निशाच वेदांत को मारने के लिए उस पर टूट पड़ता है। निशाच के पीछे पीछे ही वो सुनहरी बिल्ली, बाकी की बिल्लियां और चमगादड़ भी एक साथ वेदांत के ऊपर टूट पड़ते हैं। सब मिलकर वेदांत को मारने लग जाते हैं। एक साथ वेदांत इतने सारे लोगों के वार को झेल नहीं पाता है और पीटते हुए कमजोर पड़ने लग जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किससे लड़े, डायनो से या फिर पिशाच से। इस तरफ किश्नोई नदी के पास गांव वाले मशाल लेकर रेवती की तरफ बढ़ने लग गए थे। रेवती फिर उन्हें एक बार रोकने की कोशिश करते हुए कहती है, देखो मैं कहती हूँ रुक जाओ, मेरे बच्चे को यहाँ से जाने दो। एक आदमी गुस्से के साथ कहता है, न तू कहीं जाएगी यहाँ से और ना तेरा बच्चा यहाँ से कहीं जाएगा, सब यहीं पर मरेंगे। इतना कहकर वो आदमी हड़बड़ाहट के साथ अपने कदम आगे बढ़ाता है और रेवती को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है। एक दूसरा आदमी भी नदी में उतरने लग जाता है ताकि नदी में जाकर उस टोकरी को पकड़ सके जिसमें रेवती का बच्चा था। वो टोकरी अभी भी वहां से नजर आ रही थी। नदी में ज्यादा बहाव नहीं था, जिस कारण वो टोकरी वहां से बही नहीं थी। रेवती अपनी फिक्र छोड़ती है और अपने बच्चे की फिक्र करते हुए कहती है, मैं कहती हूँ मेरे बच्चे को जाने दो, दूर हटो उससे। 2-3 आदमी और आगे आ जाते हैं और रेवती को पकड़ लेते हैं। दयंतिका वहीं पर पेड़ के पीछे छुपी हुई थी और ये सब होते हुए देख रही थी। उसने सोच रखा था कि वो कुछ नहीं करेगी, वैसे ही बैठी रहेगी। बार बार रेवती के कहने पर भी जब कोई गांव वाला नहीं रुकता है तो रेवती को गुस्सा आने लग जाता है। नदी में उतरे आदमी ने टोकरी के पास पहुंचकर टोकरी को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया ही था कि तभी रेवती उस आदमी को गुस्से के साथ घूरते हुए मन ही मन मंत्र बड़बड़ाती है और नदी की तरफ देखते हुए फूंक देती है। जैसे ही रेवती की फूंक नदी में उतरे आदमी के बदन पर पड़ती है, उस आदमी का शरीर ठंडा पड़ने लग जाता है। वो नदी में जहाँ पर खड़ा हुआ था वहीं पर जमने लग जाता है। उसका शरीर इतना ज्यादा ठंडा पड़ जाता है कि उसका शरीर जमकर पानी के अंदर डूबने लग जाता है। जैसे ही रेवती ये कांड करती है, सब गांव वाले रेवती की तरफ देखने लग जाते हैं। हर कोई जान गया था कि अभी अभी जो भी हुआ था वो इस सौदाइन ने अपने काले जादू से किया था और वो अब इतने गुस्से में थी कि कुछ भी कर सकती थी, किसी की भी जान ले सकती थी। रेवती वहां पर मौजूद मशाल पकड़े गांव वालों को देखते हुए गुस्से के साथ कहती है, आज ये गांव शमशान बन जाएगा, यहाँ पर कोई नहीं बचेगा। जिस गांव में मेरे बच्चे को रहने के लिए पनाह नहीं मिली, अब उस गांव में किसी को पनाह नहीं मिलेगी। इस गांव को जलाकर खाक कर दूंगी मैं। रेवती की ये बात कहते ही 3-4 लोग जो मिलकर रेवती को पकड़े हुए थे, रेवती का गुस्सा देखकर उनके कदम अपने आप पीछे हटने लग जाते हैं। वो तुरंत रेवती को छोड़ देते हैं। डर के कारण उन लोगों के हाथ पैर कांपने लग गए थे। उनके माथे पर पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें आने लग जाती हैं। उन सबको रेवती की आंखों में अपनी मौत नजर आने लग गई थी। इस तरफ सबने मिलकर वेदांत पर हमला कर दिया था। सबकी काफी मशक्कत करने के बाद
आखिरकार वेदांत कमजोर पड़ने लग गया था। वो कमजोर पड़ता भी कैसे नहीं, अब तो वो पहले वाला भक्षानर नहीं था जो देवों को भी हरा देता था। निशाच और उसके बाकियों के साथियों ने मिलकर वेदांत को जमीन पर धराशायी तो कर दिया था, पर वो अभी तक मरा नहीं था। उसकी सांसें अभी भी चल रही थी। निशाच 3-4 बार अपने दांत से वेदांत के गले पर वार कर उसका खून भी पी चुका था, पर उसका खून खत्म ही नहीं हो रहा था, और न ही दांत गड़ाने पर वेदांत के शरीर में निशाच का जहर फैल रहा था, जो आमतौर पर आसानी से फैल जाता था। निशाच के किसी इंसान को काटते ही उस इंसान की मौत हो जाया करती थी। वो बिल्लियां, जिसमें से कुछ अपने डायन के रूप में आ चुकी थी, वो भी अपनी चोटी से कई बार वेदांत के गले को कसकर जकड़ चुकी थी, उसे बुरी तरह मरोड़ चुकी थी। एक डायन की चोटी में इतनी ताकत होती है कि वो बड़े से बड़े पहाड़ को खींच ले, पर यहाँ पर 3-4 डायनों की चोटी की शक्ति एक साथ मिलकर भी वेदांत की गर्दन को मरोड़ नहीं पा रही थी। निशाच के तो समझ ही नहीं आ रहा था कि इतना कुछ करने के बाद भी वेदांत मर क्यों नहीं रहा था। सभी अपने अपने तरीके से वेदांत को मारने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी निशाच की नजर वेदांत के हाथ पर बने निशान पर पड़ती है। वो नोटिस करता है कि जब भी कोई डायन अपनी चोटी से वेदांत की गर्दन को मरोड़कर तोड़ने की कोशिश करती है, तो वेदांत के हाथ पर जो 5 निशान बने हुए थे, उनमें तेजी के साथ मूवमेंट होने लग जाता था। वो पीली रोशनी में टीप टीप चमकने लग जाते थे। ऐसा लग रहा था जैसे वही निशान वेदांत को लड़ने की शक्ति दे रहे थे, उसे जिंदा रखे हुए थे। निशाच वेदांत के हाथ की कलाई पर बने निशान को देखते हुए गुस्से के साथ अपने साथियों से कहता है, ये ऐसे नहीं मरने वाला है। इसकी कलाई पर जो निशान बने हैं, हमें उस पर वार करना है। यही इसकी शक्ति का स्रोत है, जो इसे ताकतवर भी बना रहा है। जैसे ही निशाच ये बात बोलता है, वेदांत कुछ घबरा सा जाता है। वो डर जो थोड़ी देर पहले तक उसकी आंखों में नजर नहीं आ रहा था, अब वो डर उसकी आंखों में नजर आने लग जाता है, मौत का डर। वेदांत को बाकी सबने मिलकर पीठ के बल फर्श पर ही गिराकर पकड़ कर रखा हुआ था, ताकि वो कहीं भाग न जाए और वो सब उसे आसानी से मार सके। फर्श पर खून से सने हुए बबूल के कांटे रखे हुए थे, वही कांटे जो गर्भवती औरतों के पैरों में चुभाया करते थे, और फिर रेवती उसे अपने पेट पर चुभाकर अपनी कोख को शक्तिशाली बनाया करती थी। निशाच उन कांटों की तरफ देखते हुए गुस्से के साथ वेदांत से कहता है, कांटे चुभाकर शक्तिशाली कैसे बना जाता है वो तो तुझे पता ही है। अब कांटे चुभाकर शक्तियां कैसे छीनी जाती है वो मैं तुझे बताता हूँ। इतना कहकर निशाच 10-11 कांटे एक साथ अपने हाथ में उठाता है और मनी मन कोई मंत्र पढ़ते हुए उन कांटों को अपनी पूरी जान से वेदांत के हाथ में जो पहला पानी की बूंद वाला निशान बना हुआ था उसमें चुभो देता है। जैसे ही वो कांटे वेदांत के निशान पर चुभते हैं, वो दर्द से तिलमिला उठता है। वेदांत इतनी कसकर चीखता है जैसे उसकी जान निकल गई हो। वो कमरा वेदांत की दर्द भरी चीख से गूंजने लग जाता है। देखते ही देखते वो चुभे हुए कांटे काले होने लग जाते हैं और वेदांत के हाथ पर जो पानी की बूंद वाला निशान बना हुआ था वो मिटने लग जाता है। जैसे ही पहला निशान मिटता है, निशाच कुछ और कांटों को अपनी मुट्ठी में भरता है और उसी तरह मंत्र पढ़ते हुए वेदांत के हाथ पर बने दूसरे आग के निशान पर भी चुभा देता है। उसकी कलाई पर बना दूसरा निशान भी मिटने लग जाता है। जैसे जैसे वेदांत के हाथ पर बने निशान मिटते जा रहे थे, वो अपनी मौत के करीब जाते जा रहा था। इस तरफ नदी के पास रेवती ने बदला लेने का फैसला कर लिया था। उसने सोच लिया था कि वो किसी को नहीं छोड़ेगी। अपने बच्चे को उससे अलग करने की सजा गांव वालों को देकर रहेगी। रेवती वहां पर मौजूद गांव वालों को अपने हाथ से इशारा करते हुए कहती है, तू 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 सब मरेंगे, कोई नहीं बचेगा। आज मैं किसी को नहीं छोड़ने वाली हूँ। ये एक सौदा इनका प्रण है। रेवती की बात सुनकर वहां पर जितने गांव वाले मशाल लेकर खड़े हुए थे डर से कांपने लग जाते हैं। एक आदमी डरते हुए रेवती से कहता है, माफ कर दो हमें रेवती, गलती हो गई हमसे। रेवती गुस्से के साथ कहती है, क्या कहा? माफ कर दो? क्या तुमने मुझे माफ किया था? मैं कहते कहते थक गई, छोड़ दो मुझे और मेरे बच्चे को। पर क्या तुमने सुनी मेरी बात? वहां पर मौजूद सब गांव वालों को अपनी गलती का एहसास होने लग जाता है और वो शर्म से अपना सिर नीचे झुका लेते हैं। रेवती फिर बोल पड़ती है, नहीं सुनी ना तुम लोगों ने मेरी बात, तो फिर मैं कैसे छोड़ दूं तुम लोगों को? तुम लोगों ने मुझसे मेरे बच्चे को अलग किया है और अब मैं तुम्हारी आत्मा को तुम्हारे शरीर से अलग करूंगी। रेवती की आंखों में एक ज्वाला नजर आने लग गई थी, वो ज्वाला जिसमें वो सबको जला देना चाहती थी। रेवती अपने दोनों हाथ आगे करती है, अपने नाखून को कसकर अपने हाथ में पकड़ती है और वहां पर मौजूद गांव वालों की तरफ देखते हुए कहती है, जिस गांव में मैं नहीं रह पाई अपने बच्चे के साथ, अब उस गांव में कोई नहीं रहेगा। ये गांव आज से शमशान में बदल जाएगा। इतना कहकर रेवती मंत्र पढ़ने लग जाती है।
रेवती मंत्र पढ़ते हुए कहती है, समूढ़ मत्स्य पांसुरे स्वाहा, समूढ़ मत्स्य पांसुरे स्वाहा, समूढ़ मत्स्य पांसुरे स्वाहा। रेवती बार बार इस मंत्र का जाप करने लग जाती है और देखते ही देखते वहां पर जो लोग मशाल लेकर मौजूद थे उनकी मशाल की आग उड़ते हुए रेवती के हाथ के पास जमा होने लग जाती है। सारी मशालों की आग रेवती के हाथ में चली गई थी, जिसे उसने अपने नाखून की शक्ति से पकड़ कर रखा हुआ था। ये सब देखकर तो गांव वालों की बोलती बंद हो गई थी। पेड़ के पीछे छुपकर बैठी डायंतिका की भी समझ नहीं आ रहा था कि रेवती क्या करने का सोच रही थी। रेवती के हाथ की तरफ देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके हाथ में आग का गोला हो। रेवती गांव वालों की तरफ देखते हुए गुस्से के साथ बोल पड़ती है, आज तुम लोगों ने एक माँ को उसकी औलाद से अलग किया है, उसे विरह दिया है और अब तुम सबको उसकी माँ की विरह की आग में जलना होगा। इतना कहकर रेवती के हाथ में जो आग का गोला था, रेवती उस आग के गोले को अपने ऊपर उलेट देती है। रेवती के बदन में आग लगने लग जाती है, पर वो जरा सा भी चीखती नहीं है, जैसे उसने ये सब कुछ जानबूझकर किया हो। वो अच्छे से जानती थी कि इसका परिणाम क्या होना था। जैसे ही रेवती के बदन में आग लगती है, उसके आसपास भी जो आदमी खड़े हुए थे उनके बदन में भी अपने आप आग लगने लग जाती है, जैसे रेवती ने इसमें भी कोई टोना किया हो कि उसका बदन जलते ही बाकी सबका बदन भी अपने आप जलना शुरू हो जाए। जलते हुए ही रेवती अपना दम तोड़ देती है। जैसे ही रेवती बढ़ती है, आग और तेजी के साथ बढ़ने लग जाती है और गांव के अंदर फैलने लग जाती है। आग डायंतिका के पास पहुंचती उससे पहले ही डायंतिका पेड़ के पीछे से बाहर निकलती है और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लग जाती है। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।